Hello students, how are you? Again, all of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma, especially from the bottom of my heart. आज के इस सेशन में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे इंग्लिश में सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजम्बल्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम एसएससी की जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक क्रूशल रोल होता है। और कारण क्या है कि हम सिलेक्शन से इसलिए दूर हो जाते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जनरली इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। जैसे कि पैसेज हो गया, क्लॉज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से कंटिन्यूसली डिमांड करते हैं कि सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नियम क्या होते हैं। तो एक्चुअल में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कोई नियम नहीं होते हैं। ये अपनी ग्रेस्पिंग एबिलिटी पर, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी इंसिडेंट पर किसी भी करंट इवेंट जो हुई है, अभी हाल ही में अकर्ड हुई है, उसको लेकर के कोई गवर्नमेंट स्कीम हो सकती है जिसमें कोई ऐतिहासिक इंसिडेंट हो सकती है, कोई लीजेंड हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में कुछ घटनाओं का वर्णन कर दिया जाता है जिसको कुछ सेंटेंसेज के थ्रू, और आपको क्रमबद्ध तरीके से सिस्टेमेटिकली कि भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे हमें अरेंज करना होता है। जैसे एसएससी सीजीएल में दिस क्वेश्चन अकर्ड इन एसएससी सीजीएल इन 2022 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, अलग अलग वो दे दिए गए ए बी सी डी। अभी सिस्टेमेटिकली अरेंज नहीं है बल्कि हमें अरेंज करना है। अब वो अगर मैं इसको सी से शुरू करता हूं, जैसे सी है क्या ऑप्शन में, ये रहा ही वॉज, तो हमें पता ही नहीं लगेगा ही कौन है, ठीक है। तो सी से इसकी शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम बी से लेते हैं, देन आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे आमंत्रित किया। तो हमें क्या पता कि हमने किसको आमंत्रित किया। ये तो कन्फर्म है कि सी और बी से इसकी कमेंसमेंट नहीं हो सकती है, शुरुआत नहीं हो सकती है। इट मीन्स या तो आंसर बी में से या सी में से। तो देखिए, आप खुद ही इसका अर्थ करके देखेंगे तो ऑन माई वे टू स्कूल, मेरे विद्यालय के रास्ते में, ऑन माई वे टू स्कूल, मेरे विद्यालय के रास्ते में, आई मेट माई अंकल, मैं अपने चाचा से मिला, ठीक है। हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड से लौटे थे। तो वाक्य जम रहा है भाई कि मेरे रास्ते में, ऑन माई वे टू स्कूल, तो ये तो कन्फर्म है कि शुरुआत किससे होगी, ए से। दोनों में ए दिया हुआ है कि ऑन माई वे टू स्कूल, मेरे विद्यालय के रास्ते में, आई मेट माई अंकल, मैं अपने चाचा से मिला। हु हैड रिटर्न्ड, जो कि लौटे थे, कहां से, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से, ठीक है। अब मैं यहां बता सकता हूं कि ही शब्द किसके लिए आ रहा है, अंकल के लिए, कि ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी मी, कि वह मुझे देख करके या मुझसे मिल करके वो बहुत खुश था, वो बहुत खुश हुए मुझसे मिल करके। एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स, और मेरे माता पिता के बारे में पूछा। तो निश्चित है ए के बाद क्या आएगा, बी। देखिए घटना किस तरह से हमको सीक्वेंस में लानी है कि ऑन माई वे टू स्कूल, मेरे विद्यालय के रास्ते में, आई मेट माई अंकल, मैं अपने चाचा से मिला। कौन से वाले चाचा से, जो कि इंग्लैंड से लौटे थे, ठीक है। तो ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी मी, वह मुझे देख करके या वो मुझसे मिल करके, सी का मतलब मुलाकात करके बेहद खुश थे या बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स, और मेरे माता पिता के बारे में पूछा। ऑन आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स, ठीक है, मेरे माता पिता के बारे में। अच्छा, अब तो ए के तो कन्फर्म हो गया कि ए के बाद अपना बी आएगा, ठीक है। फिर ऑन आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स, आई टोल्ड हिम माई फादर रिकॉल्स हिम फ्रीक्वेंटली। तो माता पिता के बारे में पूछने के बाद अच्छा आंसर आएगा अपना सी। देखिए किस तरह से आएगा, ऑन माई वे टू स्कूल, मेरे विद्यालय के रास्ते में मैं अपने चाचा से मिला हूं, या रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इंग्लैंड से लौटे थे, ठीक है। तो चाचा जी मुझे देख करके बड़े खुश थे और मुझसे अपने माता पिता के बारे में पूछा। अब माता पिता के बारे में पूछा तो मैंने कहा ऑन आस्किंग मी, मुझसे पूछने पर, अबाउट माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के बारे में पूछने पर, आई टोल्ड हिम, मैंने अपने चाचा को बताया कि माई फादर रिकॉल्स हिम फ्रीक्वेंटली, कि मेरे पिताजी अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब बहुधा, बार बार या अक्सर
उन्हें याद करते हैं। फिर मैंने क्या किया अंत में, देन आई इनवाइटेड हिम टू माई प्लेस, तब मैंने उन्हें अपने घर के लिए आमंत्रित किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए सी डी बी। तो इस तरह से हमें एक सेंटेंस को अरेंज करना होता है। तो इनके कोई नियम तो होते नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी एक, सबसे पहले मेरे रास्ते में कौन मिले, अंकल, कौन से वाले अंकल, जो कि इंग्लैंड से लौटे थे। फिर क्या होता है कि वो बड़े खुश थे मुझसे मिल करके, और मेरे माता पिता के बारे में पूछा। माता पिता के बारे में मुझसे पूछे जाने पर मैंने उनसे कहा कि मेरे पिताजी अक्सर उन्हें याद करते हैं। फिर देन आई इनवाइटेड हिम, तब मैंने उन्हें आमंत्रित किया मेरे स्थान के लिए। वैसे भी इनवाइट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन में हमने देखा कि इसमें दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। Teenagers are especially vulnerable to such advertisements. However, some advertisements may be harmful as they try to befool you. अच्छा, अब अगर मैं ए से शुरुआत करता हूं तो दे कैन, अब मुझे ये पता नहीं कि दे शब्द किसके लिए आ रहा है, तो ए से तो दे ही नहीं रखा। चलो सी से देखते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू, देखिए सबसे पहले इसमें चीफली किस पे फोकस किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे। तो शुरुआत कहां से होगी कि एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन, कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, बेहद उपयोगी हो सकते हैं। संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, कौन सी संभावना है ये, वो क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना, कि एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, कि जो विज्ञापन होते हैं वो बेहद लोकप्रिय हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, इफ दे आर ऑनेस्ट, यदि वे सच्चे हैं, यदि जो विज्ञापन है वो सच्चे हैं, यानी उनमें सच्चाई दिखाई गई है, तो वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि यहां पर शुरुआत किससे होगी, बी से। बी यहां पे भी दिया है। अब वो कह रहा है कि दे कैन, अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि दे शब्द किसके लिए आ रहा है, तो सबको पता है किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। तो हम कहेंगे दे कैन हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, किसमें, टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। यानी विज्ञापन, अगर विज्ञापन एक्चुअल में ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है, यानी वो हमें कुछ रियल इंसिडेंट के बारे में, रियल प्रोडक्ट के बारे में जेन्युइनली बताते हैं, तो दे कैन हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कौन, एडवर्टाइजमेंट, द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, तुम्हारे लिए जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, राइट, ठीक प्रोडक्ट का चयन करने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टीनेजर्स, कौन, तो हमने देखा बी के बाद ए आएगा, उसके बाद उसने कहा कि हाउएवर, यद्यपि, सम एडवर्टाइजमेंट्स में बी हार्मफुल, यद्यपि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, यदि या चूंकि वे तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स यद्यपि हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि वे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली, और जो बच्चे लोग होते हैं वो तो अनसेफ होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग जानते नहीं है कि ये रियल है या अनरियल दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिनमें एक तरह से फॉल्सहुड को सर्व्ड किया जाता है, परोसा जाता है। तो टीनेजर्स आर स्पेशली अनसेफ, वल्नरेबल का मतलब कंजर्वेटिव भी होता है, यहां पर इसका अर्थ क्या निकलेगा, प्रीकैरियस, असुरक्षित होते हैं, टू सच एडवर्टाइजमेंट्स, इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनके प्रति जो बच्चे हैं वो अनसेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं विज्ञापनों के प्रति, क्योंकि बच्चे एडवर्टाइजमेंट को रियलिटी में समझ जाते हैं, और काफ़ी रियलिटी में एडवर्टाइजमेंट के बारे में गलत प्रचार किया जाता है। ठीक है, एग्जीग्रेट करके बताया जाता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या आएगा कि एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, बी, कि एडवर्टाइजमेंट्स हमारे लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। बेहद उपयोगी कब होंगे, इफ दे आर ऑनेस्ट, यदि वे ईमानदार हैं। कौन ईमानदार है, एडवर्टाइजमेंट्स।
और दे कैन हेल्प यू, अब यहाँ मैं बता सकता हूँ कि दे शब्द किसके लिए आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स की। दे कैन हेल्प यू, वे आपकी मदद कर सकते हैं, टू डिसाइड, तय करने में, क्या करने में कि आपको राइट प्रोडक्ट्स का चयन करना है, ठीक है, तो उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हाउएवर, यद्यपि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि वे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो तो विशेष रूप से इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए तो पूरी तरह से असुरक्षित होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, BADC, SSC CGL 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड द टेन्योर यू चूज, इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी बट आल्सो, अब यहाँ इट शब्द हमें पता नहीं है। जनरली हम शुरुआत वन ऑफ से ही करते हैं, कि मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट वेज, कि जो सबसे अच्छा तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट वेज सिक्योर योर मनी, कि आप अपने धन को सुरक्षित रखें, यानी अपने धन को, तुम्हारे धन को सुरक्षित करने का जो बहुत सारे तरीकों में से सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि बाय इन्वेस्टिंग, कि आप इन्वेस्ट करें। किसमें इन्वेस्ट, खर्च करें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, ठीक है, सावधि जमा बोलते हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में आप जमा करवाएं। तो कह रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट वेज, यानी सबसे अच्छा तरीका किस चीज के लिए, टू सिक्योर मनी, धन को सुरक्षित करने का, वो है कि बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कि आप इन्वेस्ट किस में करें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करें। फिर चूंकि यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात चल रही है तो आप कहेंगे अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, जो ये फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत द डिपॉजिटर, यानी जमा करता, डिपॉजिट्स द मनी, धन जमा करता है, ओनली वंस, केवल एक बार ही जमा करवाता है, और वो भी कब, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, सॉरी, जब वो अकाउंट को ओपनिंग करता है, यानी जब वो अकाउंट खुलवाता है उसी समय उसे एक बार धन खर्च करना होता है। तो सी के बाद डी आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि पहले उसने क्या कहा है कि सबसे जो बेस्ट तरीका है आप अपने धन को सिक्योर करें, तो इन्वेस्ट किस में करना है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, और अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, और इस योजना के तहत जो जमा करता होता है उसको जमा कराना होता है धन, वो भी ओनली वंस, केवल एक बार कब, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, अकाउंट खोलने के समय, ठीक है। अब वो आगे कहता है सी के बाद डी, फिर भी, इट नॉट ओनली हेल्प्स यू, इट शब्द किसके लिए आ रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, कि इट नॉट ओनली हेल्प्स यू, ये न केवल तुम्हारी मदद करता है धन बचाने में, बट आल्सो, बल्कि ये तुम्हारी मदद भी करता है, टू अर्न, अर्जित करने में, क्या अर्जित करने में, आ सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब इनफ, बल्कि ये पर्याप्त ब्याज अर्जित करने में भी आपकी मदद करता है, कौन, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम कहेंगे द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड, जो इंटरेस्ट रेट है यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज दर दी जाती है, ऑफर्ड की जाती है, वो निर्भर करती है किस पर, बैंक पर, या डिपॉजिट अमाउंट, आपने कितना डिपॉजिट मतलब अमाउंट जमा करवाया है, और आपने टेन्योर, कितने अवधि के लिए उसको चुना है फिक्स्ड डिपॉजिट को। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, आपकी एक तो कौन सी बैंक है वो कितना आपको इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, कितने अमाउंट आपने जमा करवाया है, कितने टेन्योर के लिए, कितनी अवधि के लिए। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा कि क्लॉट टेस्ट का अगर कोई कहे कि मैं नियम बताता हूं तो ये गलत फहमी है, अगर मुझे भी इसका अंडरस्टैंड मीनिंग नहीं हो पाएगा तो मैं भी गलत कर दूंगा। तो रीजन ये है कि हम जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है, यानी डेली के कम से कम 20 क्वेश्चंस तो सेंटेंस अरेंजमेंट के सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हमने पहले कभी पढ़े नहीं। तो शुरुआत में मैंने कहा कि एट द इनिशियल स्टेज you may have some teething problems because it's the first time you have started learning such para jumbles, but everything will be totally facile to you if you wade through intensive practices। यदि आप बहुत सारी गहन प्रैक्टिस से गुजरते हो, वेड थ्रू होते हो, तो ये सब चीजें हमें आने लग जाती है। तो कहने का मतलब है कि पहले हमें क्या जानना है कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी, कि अगर तुम्हें अपना धन को सुरक्षित रखना है तो उसका सबसे बहुत सारे और भी बेस्ट वेज है, लेकिन उनमें से कोई एक जो बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है,
वो ये है कि आप अपना इन्वेस्ट किस में करें, फिक्स डिपॉजिट में। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर जो जमा करता होता है उसको केवल धन उसी समय जमा करवाना होता है जब वो किसी अकाउंट को खोलता है। इससे न केवल तुम धन बचा पाते हो बल्कि तुम अर्जित कर पाते हो एक बड़ी मात्रा में, पर्याप्त ब्याज दर भी, मतलब ब्याज अर्जित कर पाते हो। अब इंटरेस्ट रेट है जो कि ऑफर्ड की जाती है, डिपेंड्स ऑन द बैंक, कि कोई बैंक कितना फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट देता है, एक आपने कितना अमाउंट जमा करवाया, एक द टेन्योर यू चूज, और एक वो अवधि पर भी डिपेंड करता है। टेन्योर का मतलब अवधि, ड्यूरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CDBA। अब हम नेक्स्ट वन लेते हैं। देखिए 4 अलग अलग सेंटेंस दिए हुए। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 1000 ईयर्स अगो। देखो अगर हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़े तो 10 से तो ये वाक्य शुरू होगा ही नहीं। 10 मीन्स इस तरह से, ये तो कंक्लूजन शो करने के लिए आता है। सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से, सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से ही, इंडिया हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशन, यानी भारत को जाना गया है। इंडिया हैज बीन नोन, पैसिव वॉइस में दिया गया है, भारत की पहचान रही है, भारत को जाना गया है। किसके लिए? इसकी महान शिक्षा के लिए। यानी प्राचीन समय से ही भारत को अपनी महान शिक्षा के लिए जाना गया है। ठीक है, यानी भारत प्रसिद्ध रहा है, नोन फॉर रहा है, किसके लिए? ग्रेट एजुकेशन के लिए। तो बी ऑप्शन इसमें बेस्ट वन है। अब बी के बाद डी फिट होता है नहीं होता है, देखते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, देश की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा की स्थापना हुई थी लगभग 1000 वर्ष पहले। इस यूनिवर्सिटी को फाउंडेड, स्थापित किया गया था। किसको? नालंदा को। ठीक है, ये भी सही है। अब वो कह रहा है टुडे, आज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, आज भारत में हजारों विद्यालय हैं। मैनी ऑफ विच, जिसमें से बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो संसार में सबसे अच्छे दर्जे का स्तर लिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई प्राचीन भारत में, भारत जो है उसकी बहुत अच्छी पहचान थी, किसको लेकर के? इसकी ग्रेट एजुकेशन को लेके। और देश का जो पहला विश्वविद्यालय था नालंदा, उसकी स्थापना कब? लगभग 1000 वर्ष पहले हो गई थी। और हम ये कहेंगे कि आज बहुत सारे स्कूल्स हैं भारत के अंदर, जिनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर, वो सबसे उच्च दर्जे के स्कूल में आते हैं, मतलब जो कि विश्व स्तर पर गिने जाते हैं। 10 इस तरह से चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी, इस तरह से भारत में आज एक अद्वितीय, एक अनोखा अवसर है टू रिसीव, प्राप्त करने का, एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने का, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, यानी एक बेहतरीन। इस तरह से आज बच्चों के पास एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है भारत के अंदर कि वो बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी के बाद डी, डी के बाद, देखो पहले तो आएगा, सॉरी, बी के बाद डी के बाद सी, और उसके बाद ए। ये भी SSC CGL 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट वन, 5th वन। देखो पहले तो उसको दे दिया इस एजुकेशन को लेके। अब नेक्स्ट वन में क्या है? मिड डे जो मील चल रही है उसको दे दिया। ठीक है ना, जो मध्य अवकाश होता है उसमें जो बच्चों के लिए भोजन दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उसको मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पता ही है कि ये किस पे शुरुआत हो रही है। इट शब्द का मुझे पता ही नहीं है कि इट किसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक द स्टॉक, जायजा लेना चाहती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अब हमें पता ही नहीं है कि भाई कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तो डी भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि शुरुआत किससे होगी? मिड डे मील को, क्योंकि मिड डे मील को लेके बताया गया है। तो आप 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हटा दो, ए से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इट शब्द किसके लिए आ रहा है। अब हमने देखा कि, मैंने कहा कि द मिड डे मील स्कीम्स, जो मिड डे मील स्कीम है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो टू प्रोवाइड फ्री फूड। इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है कि भोजन उपलब्ध करवाना है, फ्री फूड टू चिल्ड्रन, बच्चों को। इज इन फोकस अगेन, ये फिर से फोकस में है, फिर से मतलब ये ध्यान में है, उसमें है, चर्चाओं में।
तो मिड डे मील स्कीम्स, मिड डे मील स्कीम जो कि बच्चों को फ्री फूड प्रोवाइड करवाती है चिल्ड्रन को, वो वापस से फोकस में है। ठीक है, बी आएगा। अब बी के बाद ए आए या सी आए, तो मैंने कहा कि अब अपन मिड डे मील की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहा हमने कि अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट, अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स, 1.3 सरकारी स्कूल मिलियन सरकारी स्कूल हैं, वो इसमें कवर्ड है, शामिल है। अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कल्याण की जो योजना है मिड डे मील, इसमें सरकारी स्कूल के कितने बच्चे इंक्लूडेड हैं? 1.30 मिलियन। ठीक है, तो बी के बाद क्या आएगा? इसमें सी आएगा। फिर हम कहेंगे कि द गवर्नमेंट नाउ वांट्स, अब सरकार चाहती है, क्या चाहती है सरकार? टू टेक स्टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, कि ये पूरी तरह से भाई योजना लागू हुई या नहीं हुई, इसका क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ इस प्रोग्राम का, इसका जायजा लेना चाहती है। अब यहाँ पर जो इट शब्द है, अब सबको पता है किसके लिए आ रहा है? गवर्नमेंट के लिए। इट आल्सो वांट, सरकार ये भी चाहती है कि टू नो मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड, सरकार ये भी जायजा लेना चाहती है कि ज़्यादातर बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड, पोषक तत्व से युक्त, पोषक न्यूट्रिशियस फूड बोलते हैं, वो भोजन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, और इम्प्रूव्ड देयर ओवर हेल्थ, और वो ये भी जानना चाहती है कि उनका समग्र स्वास्थ्य विकास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसमें सुधार हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, यानी जो भोजन मिड डे मील में दिया जा रहा है वो न्यूट्रिशियस फूड है या नहीं है, तो सरकार इसके इम्प्लीमेंटेशन का जायजा भी लेना चाहती है। तो कहने का मतलब है कि पहले बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी ए। और बाकी के सेंटेंस अरेंजमेंट नेक्स्ट डे पे लेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट in watching my YouTube channel.